नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। नैनीताल में दो टैक्सी ड्राइवरों में मामूली बात को लेकर जंग छिड़ गई। वाकया तल्लीताल का है। बस स्टैंड का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पहले तो पेन ड्राइव के लिए झगड़ा शुरू हो गया और इसके बाद बढ़ गया और ये स्टैंड जंग का मैदान बन गया। गाली गलौज तो छोटी सी बात हो गई, फिर तो मार पीट, गुत्थम गुत्थी, उठा पटक सब शुरू हो गया। हालांकि एक व्यक्ति बचाव के लिए आता जरूर दिखता है, लेकिन ये दोनों लड़ना नहीं छोड़ते और इन्हें कुछ साथी जो हैं कोशिश भी करते हैं मुंह से कि भाई छोड़ दीजिए, नहीं हटते। और फिर उसी में से कुछ लोग इस घटना का वीडियो बना देते हैं, जो अब आप देख पा रहे हैं। तो पेन ड्राइव को लेकर झगड़ा हुआ था और उसके बाद देखिए। उधर हरिद्वार के लक्सर से कानून को ठेंगा दिखाने वाली भयानक तस्वीरें सामने आई। यहां दो पक्षों में जमीन के विवाद में हंगामा हुआ। हंगामा पहले जुबानी था, फिर मारपीट हो गई। फिर मारपीट भी ऐसी कि लाठी, डंडे, लात, घूंसे सब चले। इससे भी नहीं थमता तो फिर ईंट पत्थर भी चली। खूब मारपीट हुई और आप अंदाजा लगा सकते हैं 18 लोग जख्मी हुए इसमें, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। और ये पूरी घटना खानपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाला गांव की है और काफी देर तक ये बवाल होता रहा। घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर भी बताई जा रही है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो इन दोनों तस्वीरों के जरिए जरा समझिए, पहले घर में बवाल होता है, देखिए किस तरह से लड़ रहे हैं और जमीन का विवाद है। और आप देखते हैं कि अमूमन रास्ते को लेकर विवाद हो जाता है, कुछ सामान रखने को लेकर विवाद हो जाता है, कई बार जमीन के इंच को लेकर, गज को लेकर विवाद हो जाता है। यहां पर भी जमीन का विवाद था और फिर ये रास्तों पे भगदड़ में तब्दील हो जाता है। हंगामा यहीं पर नहीं थमता, ऋषिकेश से भी हंगामे की तस्वीर सामने आती है। यहां पर एक महिला ने, विदेशी महिला है ये, इसने सड़क पर तमाशा कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे कहा गया कि आप मास्क पहन लीजिए। जवाब था, मुझे तो कोरोना नहीं है, फिर मैं मास्क क्यों पहनूं। और इसने बहस करनी शुरू कर दी, गाली गलौज करने लगी। पूरी घटना किसी ने कैमरे में कैद कर ली। देखिए, बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं, जिद पर, हठ पर अड़ी हुई ये महिला। अब विदेशी महिला है और क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, एक लिहाज के तौर पर भी हम देखें, और जो वहाँ पर कोशिश होती है समझाने की, बात करने की तमीज़ नहीं है, इसका चालान किया गया, इजाज़त के लिए भी और नियम न मानने के लिए भी ये उसका फाइन भरने को भी तैयार नहीं थी। और देखिए, एक तरफ लापरवाही कर रही है, विदेशी महिला का हम जिक्र कर रहे थे मास्क नहीं पहनने को लेकर, और साथ में प्रदेशवासी भी कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि इसी वजह से संक्रमण भी बढ़ रहा है। गुरुवार को कोरोना की वजह से 9 मरीजों की जान चली गई और इसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 300 के पार हो जाता है। कोरोना के रिकॉर्ड 946 नए केस आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा है। और इसके बाद कोरोना के कुल मामले 22,000 के पार हो गए हैं। देवभूमि में देखिए कोरोना के 22,000 मामले, जबकि 6,800 से ज्यादा यहाँ पर एक्टिव मरीज हैं। और सिर्फ आम जनता ही कोरोना से प्रभावित नहीं है, नेताओं का भी नंबर अब लगना शुरू हो चुका है। देहरादून में राजनीतिक पार्टियों तक इसकी दस्तक हो चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए देहरादून में बीजेपी के महानगर ऑफिस को बंद किया गया। 8 सितंबर तक बीजेपी के देहरादून महानगर ऑफिस को बंद किया गया है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष और नगर निगम के पार्षद के पॉजिटिव निकलने के बाद यह फैसला लिया गया। बीजेपी का प्रदेश ऑफिस पहले ही 6 सितंबर तक के लिए सील कर दिया गया था। और अब से कुछ देर में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। कुछ कैबिनेट मंत्री वर्चुअल भी जुड़ेंगे। कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होनी है। इससे पहले 2 बार बैठक टालनी पड़ी थी कोरोना की वजह से ही। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के घर भी कोरोना एंट्री दे चुका है। इंदिरा के बेटे सुमित हृदयेश कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसकी जानकारी सुमित ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की और उन्होंने लिखा है कि कोरोना के लक्षण लग रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया और वो कोरोना पॉजिटिव निकले। बेटे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इंदिरा हृदयेश भी सेल्फ क्वारंटीन हो गई हैं। प्रशासन उनकी भी जांच की तैयारी कर रहा है।
उधर कोटद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी। एक के बाद एक संस्थानों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और संस्थानों को सील किया जा रहा है। वहीं अब बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में 4 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बैंक को सील कर दिया गया। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कोरोना की वजह से सील किया जा चुका है। कोटद्वार में कोरोना वायरस तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पर कोरोना ने कम्युनिटी ट्रांसफर का रूप ले लिया है, क्योंकि जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि वो लोग बाहर नहीं गए और आपस में यानी कि शहर के भीतर ही उन्हें कोरोना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसफर का एक खतरा कोटद्वार शहर पर मंडरा रहा है। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तहसील कर्मचारी और अब बैंक ऑफ इंडिया के 4 कर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरे बैंक को सील कर दिया गया है और बैंक के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि अग्रिम आदेश तक बैंक बंद रहेगा। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। और जिस तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़ा जल्द ही 25,000 के पार पहुंच जाएगा। हालात ये है कि हर तरफ बेफिक्र लोग नजर आ रहे हैं, न चेहरे पर मास्क लगाते हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अनलॉक के बाद लोग अब बेफिक्र हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। मास्क पहनने को लोग तैयार नहीं। नतीजा कोविड स्प्रेड हो रहा है और अब केस बढ़ते जा रहे हैं। देखते ही देखते राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार हो चुका है। अब तक कोरोना का डर मैदानी जिलों में था, लेकिन अब पहाड़ी जिलों में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 20,000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं, जहां पहले 10,000 केस 139 दिन में देखने को आए थे। उसके सापेक्ष अगले 10,000 केस 7 गुना तेज यानी 22 दिन में हमारे सामने आए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना का डबलिंग रेट 23 दिन है, इन्फेक्शन रेट 5.46% और डेथ रेट 1.37% है। राज्य में इस समय 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और बड़े कोविड सेंटर धीरे धीरे फुल होते जा रहे हैं। ऐसे में गंभीर मरीजों के इलाज में जरूरी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए केंद्र से बात की जा रही है। सरकार भी अब मानती है कि चुनौती बढ़ रही है। भारत सरकार के सचिव से भी बात हुई थी हमारी। उन्होंने 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का वादा किया है, जो 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेट करके देगा। क्या चैलेंज है ये, देश के सामने भी चैलेंज है, राज्यों के सामने भी चैलेंज है, हमारे राज्य में भी चैलेंज है। लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट और जो ठीक होने की स्पीड है या जो ठीक होने की रिकवरी जो हमारा रेट है, वो देश में हमारा अच्छा है। राज्य में कोरोना धीरे धीरे कम्युनिटी ट्रांसफर की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हालात को नियंत्रण में रखना सरकार और शासन के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो कोरोना की स्थिति आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स भी काफी समय से नाराज चल रहे थे और डॉक्टर की मांगों पर शासन की अगर हम बात करें, गुरुवार को मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की जो मांगे हैं उस पर बातचीत हुई है और जो भी नियम इजाजत देते हैं उसके मुताबिक ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और डॉक्टर्स ने इस पूरी बातचीत के बाद ये कहा है कि उन्हें बातचीत सकारात्मक लगी। वहीं विरोध टालने पर आज डॉक्टर कोई फैसला ले सकते हैं। तो डॉक्टर्स लंबे समय से मांग कर रहे थे, उनकी 4 प्रमुख मांगे थी और विरोध के तौर पर पट्टी बांधकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सांसद अजय भट्ट का इस पर बड़ा बयान आता है। वो कहते हैं कि प्लम्बर से लेकर डॉक्टर तक कोरोना काल में जो भी फ्रंट फुट वॉरियर है उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। कोविड फंड के लिए उनके वेतन में कटौती नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। संभावना जताई है कि सरकार जल्द ही इस पर आदेश जारी कर सकती है। वैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर्स की तनख्वाह काटने का फैसला कैबिनेट ने ही लिया था, बेशक दबाव के बाद स्टेटमेंट्स जो भी आते हों। नहीं, मैं समझता हूं कि जो कैबिनेट ने फैसला लिया था वो एक जनरल फैसला था और अतिशीघ्र सरकार आजकल में ही इसको संशोधित करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमारा भी ये मानना है कि जो कोविड में फ्रंट लाइनर हैं, जो खुल के काम कर रहे हैं, अपने घर भी नहीं जा रहे, दूसरी जगह रह रहे हैं, कहीं बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए, एक किस्म से साधना कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, कोरोना के खिलाफ, कोरोना के रोगियों के बीच में रह रहे हैं, उनका वेतन नहीं कटना चाहिए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उत्तराखंड लौटे सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल ने न्यूज 18 से कहा है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। नेताओं से उनकी मुलाकात क्षेत्र के विकास के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर हुई है। साथ ही चुफाल ने कहा है कि कुछ विधायकों की नाराजगी जरूर है, लेकिन उनकी नाराजगी भी सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर ही है। बिशन सिंह चुफाल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर आए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिलने के बाद वो पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। अध्यक्ष जी, आप दिल्ली से लौटे हैं, आपके इस दौरे को सियासत में बदलाव के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया था। कुछ जनपद पिथौरागढ़ की बहुत समस्या थी जो केंद्र से संबंधित थी, तो माननीय मंत्रीगण इसमें कोरोना के उससे उनसे समय नहीं मिल पा रहा था। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हमने कहा इस समस्याओं का समाधान हो जाएगा करके, तो उनसे समय लिया था। एक तो हमारा जो बॉर्डर लाइन है हमारे यहाँ पर सीमांत क्षेत्र की, और जो सड़कें हैं बीआरओ के द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया है, उस सड़कों में थोड़ा सा जो गति है धीमी, हमने कहा उस गति को। बीजेपी विधायकों के दिल्ली दौरे पर पार्टी संगठन ने बयान जारी किया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक है, कोई भी विधायक नाराज नहीं है और पार्टी एक साथ है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है। उधर बीजेपी विधायक और पूर्व कांग्रेसी उमेश शर्मा काऊ ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को लेकर नाराजगी जताई। काऊ का कहना है कि उनके विधानसभा रायपुर नगर निगम देहरादून के अंदर आती है और 100 वार्ड में से 24 वार्ड अकेले उनकी विधानसभा में है, लेकिन उनकी विधानसभा में विकास के काम ही नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि कई बार मदन कौशिक को चिट्ठी लिखी है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। बात तो शहरी विकास विभाग से डायरेक्ट कोई काम इस तरह होता नहीं है, लेकिन वो कहीं आया होगा नगर निगम क्षेत्र में या कहीं होता होगा तो उसको एक बार दिखवाएंगे क्या मैटर। अब नाराजगी ऐसा सच नहीं मुझे लगता, मुझे भी मिले थे आके, मैंने कहा था कि मैं संबंधित विभागों से एक बार बातचीत कर लेता हूँ क्या होगा। देहरादून में सीएम आवास पर 2 विधायकों ने मुलाकात की है। रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट और नानक मत्ता के विधायक प्रेम सिंह राणा ने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए दोनों ने मुलाकात की है। तो इन दिनों विधायक काफी एक्टिव हैं, क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, क्योंकि जनता में नाराजगी है विकास कार्यों को लेकर। जहां कांग्रेस के विधायक है उनका कहना है कि सरकार सहयोग नहीं करती, और सरकार के जो, अगर हम कहें कि पार्टी के जो विधायक है खासतौर से बीजेपी के, वो खुद की अनदेखी का आरोप लगाकर लेकिन सभी विकास की बातें कर रहे हैं इन दिनों। खबर देहरादून से आ रही है, सियासी हलचल यहां पर भी है। बीजेपी राष्ट्रीय सह महामंत्री हल्द्वानी में मौजूद हैं। शिव प्रकाश वो राष्ट्रीय सह महामंत्री हैं संगठन। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी हल्द्वानी में मौजूद है। कल शाम पहुंचे हल्द्वानी, वापस आज दिल्ली जो है वो आ जाएंगे। तो काफी एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि नेता दिल्ली में भी मिलने आ रहे हैं और फिर दिल्ली से भी नेता जा रहे हैं। संगठन और सरकार के बीच का तालमेल भी कोशिश हो रही है कि बेहतर रहे। 125 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर 17 अंडरग्राउंड टनल भी बनाई जा रही हैं। इनमें सबसे बड़ी टनल की लंबाई 15 किलोमीटर है। समस्या यह है कि रेलवे ट्रैक का अधिकांश क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया में है। ऐसे में कई टनल के अंदर जंगली जानवरों के घुसने और इसके चलते दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहेगी। गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई रेलवे निगम और फॉरेस्ट अफसरों की मीटिंग में तय किया गया है कि इसके लिए सभी टनल के दोनों सिरों पर जो है सेंसर युक्त गेट लगाए जाएंगे, जो क्षेत्र के आने पर स्वैतिक जो ट्रेन के आने पर खासतौर से खुद खुलेंगे और ट्रेन के जाते ही बंद हो जाएंगे। ट्रेन डिरेल ना हो जाए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉरेस्ट के दृष्टिकोण से रहा। तो ये तय हुआ कि टनल्स में कुछ हम ऐसे ऑटोमेटिक गेयर्स रादर डोर्स, हम उसको ऑटोमेटिक डोर्स को हम वहाँ पे लगाएं जो सेंसर से चलें, जो ट्रेन के आने वक्त खुल जाएं और जब ट्रेन निकल जाए तो वो बंद हो जाएं, ताकि उसमें जंगली जीव न घुस पाएं। फॉरेस्ट एरिया में आने वाले गांव, जिन्हें टोंगिया गांव भी कहा जाता है, उनके लिए एक अच्छी खबर भी है।
जल्द ही इनको राजस्व गांव घोषित किया जाना है। पहले फेज में सरकार ऐसे 7 गांव को राजस्व ग्राम घोषित करने जा रही है। देहरादून के चांडी और बालकुंवारी, राजाजी पार्क के हजारा और रसूलपुर, रामनगर के रामपुर, लेटी और चोपड़ा गांव पहले राजस्व घोषित होंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनका रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद इन गांवों को राशन कार्ड, बिजली, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार एक नीतिगत निर्णय लेने के लिए इस समय काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि ऐसे सभी गांवों को उनके जो मूल अधिकार हैं, उनके जो हक हुकूक हैं, उनको देने का सरकार का निर्णय, सरकार का विचार है। तो जो उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया अपनाई गई थी लीगल रूप में, जो भी पॉइंट्स थे, उस परिप्रेक्ष्य में जो है हम उत्तराखंड में भी अपनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुल गए हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में कपाट खोले गए। सचखंड से पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को दीवान हॉल में रखा गया। मुख्य ग्रंथी सिंह जी द्वारा मुखवाक लिया गया। साथ ही सुखमणि का पाठ भी शुरू हो गया है। तो श्री हेमकुंड साहिब के कपाट जो हैं वो आज से खुल गए हैं। काफी लंबे समय से इंतजार था और पंच प्यारों की अगुवाई में ही इन्हें खोला गया और सचखंड से पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को दीवान हॉल में रखा गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो भी इनका दीदार कर सकें। उत्तरकाशी में कोरोना काल में प्रभावित हुई साहसिक खेल गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से विशेष पर्वतारोहण अभियान चलाया गया, जिसके तहत संस्थान के 3 सदस्यीय दल ने जिले के सीमांत नीलांग घाटी क्षेत्र में मौजूद 3 चोटियों पर पहली बार आरोहण किया है। अभियान को रिकॉर्ड 6 दिन में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड हिमालय में जो अनचार्टेड टेरेन है और जो अनचार्टेड पीक है जहाँ पे आज तक कोई नहीं चढ़ा, उनको क्लाइम करने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। इसी सीरीज़ में हमने पिछले 3 वर्षों के दौरान 10 से ज़्यादा ऐसी पीकों का आरोहण किया है कि जो आज तक किसी ने चढ़ी नहीं थी, जो कि अनस्केल्ड और अननेम्ड थी। देहरादून के सीमांत तहसील त्यूणी में अब सेब का सीजन आ रहा है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की खेती लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जौनसार बाबर के ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाती है, जिसमें रॉयल, गोल्डन और रेड रॉयल प्रजाति के खेतों की बागवानी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इस बार सेब का उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम हुआ है। किसानों का कहना है कि जब सेब के पेड़ में फूल लगे थे उस वक्त ओलावृष्टि हो गई, जिससे उत्पादन घट गया। साथ साथ जो शुरू में जो फ्लोरिंग में हमारे जो है ओला भी पड़ गया, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था, बीच में जो है पाला पड़ने से जो है नुकसान होने से हमारी जो है 15-20% भी जो है फसल का अनुमान है इस साल जो है बहुत ही कम है। किसानों का कहना है कि सेब की खेती 1600 फीट से अधिक ऊंचाई पर की जा सकती है और ये किसानों के लिए आर्थिकी का बड़ा जरिया है, जिसके लिए सरकार को इसे बढ़ावा देने के साथ साथ इलाके में ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ानी चाहिए और कोल्ड स्टोरेज और मंडी भी खोलनी चाहिए। सरकार अगर यहाँ के बागवानों के लिए, क्षेत्र के बागवानों के लिए उचित व्यवस्था ट्रांसपोर्टर की या फिर कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करते हैं तो हमें अच्छा दाम मिलता है, या नज़दीक में कोई मंडी होती तो अच्छा दाम मिल सकता था। बहरहाल सेब की खेती को प्रोत्साहित किया जाए तो पहाड़ों के अन्य हिस्सों में भी इसकी खेती हो सकती है, जिससे न केवल पराली पर रोक लगेगी बल्कि पहाड़ों पर ही रोजगार के साधन विकसित हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात पबजी की कर लेते हैं। पबजी गेमिंग ऐप की बात करते हैं। बैन करने से उत्तराखंड में पेरेंट्स जो हैं और पुलिस प्रशासन राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पबजी की बात करें, जो पबजी एडिक्ट थे ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते थे, डिप्रेशन, कई बार सुसाइड तक के मामले सामने आते थे। देखिए। टीम मैच, लेट्स गो। पिछले कुछ सालों में लाखों लोग पबजी एडिक्ट हो चुके हैं। इस गेम का असर ऐसा था कि उत्तराखंड में ही 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। वहीं एक बच्चे ने अपने पिता को 7 लाख का चूना लगा दिया। पबजी के शौकीन गेम बंद होने से दुखी हैं। वहीं पेरेंट्स ने अब राहत की सांस ली है।
बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम से खेलता आ रहा हूँ मैं, पैसे भी लगाए इसमें और टाइम भी लगाया है इसका, उसमें करियर भी निकाल सकते थे हम आगे ई स्पोर्ट्स वगैरह में, तो बुरा लग रहा है अभी तो। बहुत अच्छा लग रहा है कि पबजी बैन कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी परेशानी हो रही थी, बच्चे बहुत कुछ गलत भी सीख रहे थे उससे, जैसे लाइक उसमें बोलना जो था, अब तो जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं, अब इधर से उधर से बातें सुन कर कि पबजी खेलना है पबजी खेलना है, उन्होंने जिद करके खुद ही डाउनलोड करना सीख लिया था। वहीं पबजी बैन होने से पुलिस की भी एक समस्या दूर हुई है। बैन कहीं ना कहीं एक मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए भी राहत भरी खबर है क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका और साइकोलॉजिकल अलग अलग तरह की परेशानियां जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो एक राहत भरी खबर ही है। अब भले ही पबजी बैन कर दिया गया हो, लेकिन अब भी सोशल साइट्स पर कई ऐसे ऐप हैं जो बच्चों को गेमिंग एडिक्शन की हद तक ले जा रहे हैं। जरूरत है बच्चों को ऐसे ऐप से दूर रखा जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून